का स्वागत है। यह हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को दोस्तों। और ये जो हमारा बैच है उसका टारगेट है दिसंबर 2025 का नेट जेआरएफ का पेपर, पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर दोस्तों। तो बिना किसी देरी के आज की हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच फिलिप्स करव एनालिसिस होल्ड गुड्स। कि फिलिप्स करव इन दोनों जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अडैप्टिव एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस, किस सिचुएशन के अंदर ट्रू होता है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस को हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि फिलिप्स करव बेसिकली है क्या। तो जो फिलिप्स करव का कंसेप्ट है वो बेसिकली 1958 में आया था। A.W. फिलिप्स के द्वारा इसको दिया गया था। उन्होंने यूके के ऊपर बेसिकली डाटा लिया 1861 से लेकर 1957 तक। उन्होंने डाटा लिया था मनी वेज और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे यूके के अंदर मनी वेज बढ़ रही है तो यूके के अंदर बेरोजगारी कम हो रही है। तो मनी वेज और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इन्होंने इनवर्स रिलेशनशिप देखा। उसके बाद 2 साल बाद दोस्तों सोलो और सैमुअल्सन ने भी क्या किया। सोलो एंड सैमुअल्सन ने 1960 में 2 साल के बाद यूएसए इकोनॉमी के ऊपर भी सेम ही वेरिएबल्स को लेकर डाटा लिया। हालांकि जो A.W. फिलिप्स थे उनका जो मॉडल था वो एक स्टैटिक मॉडल था, जिसमें उन्होंने ये बताने में वो विफल रहे कि इनके बीच में जो ये रिलेशनशिप हमें दिखाई दे रहा है उसका एक्चुअल रीज़न क्या है। एंड उसके बाद सोलो एंड सैमुअल्सन ने एक मैथमेटिकल कह सकते हैं या फिर एक वे दिया, एक लॉजिक दिया इनके बीच में किस कारण से बेसिकली एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो उनका जो आर्टिकल था एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसीज के ऊपर एक आर्टिकल आया, जिसमें उन्होंने इसको बात को बताया। और इन्होंने अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बताने का प्रयास करूं, इन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पर इन्होंने बेसिकली यूएसए इकोनॉमी के ऊपर जब डाटा लिया गया तो इन्होंने मनी वेज की जगह पर इन्फ्लेशन को लिया। कि सिंपल सी बात है कि मनी वेज बढ़ने का मतलब इन्होंने मान लिया कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो ये इन्होंने वाई एक्सिस के ऊपर इन्फ्लेशन को लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को लिया, और यहाँ पर लिया दोस्तों प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स का मतलब है इन्फ्लेशन, और यहाँ पर क्वांटिटी। तो ये डिमांड है दोस्तों, ये सप्लाई है। ये बेसिकली डिमांड है और ये सप्लाई है, और ये एक इनवर्स रिलेशनशिप इन्होंने दिखा दिया। कि स्टार्टिंग में इन्होंने बताया कि मान लो इकोनॉमी इस पॉइंट पे है जहाँ पर हम 10 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं 5 रुपए के प्राइस के ऊपर, और इसको इन्होंने आगे बढ़ा दिया इस प्रकार से। और इस सिचुएशन के अंदर इकोनॉमी के अंदर 5% इन्फ्लेशन है। और जब गवर्नमेंट कोई भी फिजिकल पॉलिसी लेके आती है, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है और डिमांड को बढ़ाती है, तो डिमांड करो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों डिमांड करो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो प्राइस बढ़ गए, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट भी बढ़ गया। आउटपुट बढ़कर हो गया 20। और जैसे ही दोस्तों आउटपुट बढ़ेगा तो इस बढ़े हुए आउटपुट को पैदा करने के लिए हमें ज़्यादा लेबर की डिमांड करेंगे। तो लेबर की डिमांड करेंगी, और अगर जो एग्जिस्टिंग लेबर है वो इस बात को अनुमान नहीं लगा पाए कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम हमारी वेज भी बढ़ा दें। तो अगर जो एग्जिस्टिंग लेबर है वो अपनी वेज नहीं बढ़ाते हैं तो जो पैसा कंपनी के पास आएगा उस पैसे से कंपनी क्या करेगी, एक्स्ट्रा लेबर को हायर कर देगी। तो एक्स्ट्रा लेबर को जब हमने हायर किया तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ी तो वेज कम हो गई, सॉरी दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। तो ये बेसिकली इन्होंने कंसेप्ट दिया। ओके, तब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं और इसी बात को बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद भी, और ये बेसिकली एक स्टैटिक थ्योरी थी, स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस पर बिलीव करते थे। उसके बाद दोस्तों मिल्टन फ्रीडमैन आते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने बेसिकली एक एडप्टिव एक्सपेक्टेशन की थ्योरी दी, और मिल्टन फ्रीडमैन जो मुद्रावादी थे उनका मानना था कि जो फिलिप्स करव है ना भाई, वो केवल और केवल शॉर्ट रन के अंदर हैपन होता है। लॉन्ग रन के अंदर जो लोग हैं वो रैशनल वो ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। लॉन्ग रन के अंदर जो बेसिकली जो लेबर हैं वो हायर वेज की डिमांड करते हैं, बिकॉज वो अनुमान लगा लेते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का कि, और वो उन्हें पता लग जाता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो अब हम हमारी जो वेज है उसकी भी डिमांड हम ज़्यादा करेंगे। तो लॉन्ग रन के अंदर
अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि शॉर्ट रन के अंदर तो फिलिप्स कर्व हैपन होता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर नहीं होता। और इन्होंने इसके पीछे ये रीज़न दिया कि जो लोग हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर चलते हैं। उन्होंने देखा कि पास्ट एक्सपीरियंस में गवर्नमेंट ने डिमांड फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिमांड बढ़ाई, तो जिससे कि प्राइस बढ़े। तो प्राइस बढ़े तो लोगों ने क्या किया, अगली बार अपनी वेज भी बढ़ा दी, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वापस 3 से 5 पे आ गया। ओके, उसके बाद में दोस्तों जो रैशनल एक्सपेक्टेशन है, जो बेसिकली न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, जिसमें रॉबर्ट लुकास, थॉमस सार्जेंट, बारो और जॉन मूथ सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं। उनका मानना था कि लोग इतने रैशनल होते हैं कि फिजिकल और मॉनेटरी दोनों ही पॉलिसी अप्रभावी होती हैं, वो प्रभाव नहीं डालती हैं। लोग तुरंत ही ये अनुमान लगा देते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट ने फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिमांड बढ़ाने की कोशिश की और प्राइस बढ़े, तो जो लेबर है वो एकदम से अपनी वेज बढ़ा देते हैं, वेज बढ़ाने की डिमांड करते हैं, जिससे कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा जो मनी होनी चाहिए थी वो मनी होती नहीं, और बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो वहीं पर बना रहता है। और रैशनल एक्सपेक्टेशन के अंदर दोस्तों जो लोग हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन दोनों का आधार मानकर अपने डिसीजंस को लेते हैं, और जो डिसीजंस औसतन एवरेज सही होते हैं। एंड ये सभी वो जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं वो सभी पॉइंट मैंने जो अदर PYQs बेसिकली इस कंसेप्ट से आए हुए हैं उसी से उठाकर मैंने इनको लिखा हुआ है। दूसरा, शॉर्ट रन के केवल और शॉर्ट रन के अंदर अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज होता हो तभी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को प्रभावित किया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी तरीके से शॉर्ट रन के अंदर बेसिकली फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम लोगों के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड किसी भी प्रकार का कोई रिलेशनशिप फिलिप्स कर्व के अंदर नहीं हमें देखने को मिलता है। एंड लॉन्ग रन के अंदर तो वैसे ही लोग और समझदार हो जाते हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर अगर अनएक्सपेक्टेड चेंज गवर्नमेंट कर देती है तब आउटपुट अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के अंदर चेंज आ सकता है, और फिलिप्स कर्व कभी भी हैपन नहीं होता अकॉर्डिंग टू रैशनल एक्सपेक्टेशन दोस्तों। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होना चाहिए उसका क्या होगा कि फिलिप्स कर्व एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में हैपन होता है, रैशनल एक्सपेक्टेशन में हैपन नहीं होता, और इसमें भी केवल कब होता है दोस्तों, शॉर्ट रन के अंदर हैपन होता है। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड ओएलएस के अंदर से। ये बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन है, और इन 3 स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये बेसिकली जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर मेथड और ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड होता क्या है। सो जो ओएलएस मेथड है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है रिग्रेशन फंक्शन के अंदर, और यदि आप इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैंने मेरी जो इकोनॉमिक्स रिवीजन की क्लासेस हैं 23 क्लासेस, जहाँ पर मैंने पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल से बताने का प्रयास किया है। तो उस इकोनॉमिक्स रिवीजन क्लास के बिल्कुल लास्ट के अंदर मेरी एक क्लास है रिग्रेशन फंक्शन के अंदर, जहाँ पर मैंने ओएलएस को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओएलएस की जो एजम्पशंस हैं 10 एजम्पशंस उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों जीएलएस एंड ओएलएस के बारे में। तो जो जीएलएस है जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर मेथड, वो हेट्रोसिडास्टिसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन की जो प्रॉब्लम आती है ओएलएस, जब हम ओएलएस लगाते हैं और डाटा के अंदर अगर हेट्रो और ऑटो की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जीएलएस मेथड का यूज़ करते हैं एज, ना कि हम ओएलएस का यूज़ करें। और मल्टी कोनैलिटी की अगर प्रॉब्लम डाटा के अंदर हो तब हम जीएलएस का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, अब बात आती है ओएलएस। तो दोस्तों जब ओएलएस फेल हो जाता है, फेल कब होता है, जब डाटा के अंदर हेट्रो हो, ऑटो हो या मल्टी हो, या डाटा के अंदर एंडोजेनिटी आ गई हो। जब हमारे डाटा के अंदर इस प्रकार के इशू आ जाते हैं तो ओएलएस की जो 10 अजम्पशंस होती हैं वो वॉयलेट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल को लिया गया है, ये मेरी एक एवरेज लाइन है, और ये जो डाटा बिखरे हुए हैं ये एरर को शो कर रहे हैं जो बिंदु वाले पार्ट हैं, और ये एक बहुत दूरी पर रखा हुआ डाटा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो
ये कंजप्शन है, ये इनकम का डाटा है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये डाटा बहुत आसपास है, लेकिन ये डाटा बहुत ज़्यादा दूर है, इसका मतलब इसका कंजप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो एक पर्टिकुलर डाटा है वो ओमिटेड वेरिएबल का काम करता है, कि जो हमारे सीरीज का जो डाटा है उसको बिखरा देता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं 0, 2 और 100, अगर मैं इसका मीन लूँ तो इसका मीन आता है दोस्तों 33। तो यहाँ पर आप देखो कि जो 100 है वो एक ओमिटेड वेरिएबल हो जाता है, जो हमारी सीरीज के अंदर बहुत ज़्यादा दूरी पर बिखरा हुआ है। ठीक है, 0 और 2 तो एक दूसरे के पास हैं, तो यही एक दिक्कत आ जाती है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों हेट्रोसिडास्टिसिटी, बिकॉज यहाँ पर जो एरर का जो वेरिएंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। और इस चीज़ को, इस कमी को दूर करने के लिए अपन जीलेस का यूज़ करते हैं। जीलेस बेसिकली क्या करता है दोस्तों, कि ये जितने भी जो एरर है ना, इन एरर को उनके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करा देता है। क्या करता है दोस्तों, जो जीएलएस है वो क्या करता है, जीएलएस के अंदर हम जितने भी ये हमारे एरर आ रहे हैं उन एरर को उनके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करवाता है। तो इनके एरर तो छोटे हैं, तो इनके एरर अगर छोटे हैं तो नीचे वैल्यू छोटी आएगी, तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके एरर छोटा है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा होगा, लेकिन जिनका यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, ये वाली दूरी अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होगा। तो बड़ा होने से स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, छोटी आएगी, जिससे कि जीएलएस के अंदर जो डाटा से बहुत दूरी पर बिखरे हुए डाटा होते हैं उनको कम वैल्यू देता है, उनको कम वेटेज देता है, और जो डाटा आसपास हैं, जो एरर आसपास है, उनको ज़्यादा वैल्यू देता है। जिसके कारण जो ओएलएस के अंदर इशू आता है, ओएलएस बेसिकली हर एक वेरिएबल को इक्वल वैल्यू देता है, जिसके कारण हेट्रो की प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं जीएलएस। दूसरा दोस्तों, अगर हम डाटा के अंदर, अगर हमारे जो वेरिएबल हमने लिए हैं उन वेरिएबल का अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है उनकी वेरिएबल, मान लो वेरिएबल हमें स्क्वायर में दे रखे हैं, तो स्क्वायर को हमने लीनियर बना दिया, इसको आप बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो अगर हम वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो जो रिजल्ट हमें जीएलएस के अंदर देखने को मिलते हैं सेम रिजल्ट हमें ओएलएस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद हमारे मॉडल, जब हम वेरिएबल्स का ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, जो हमें मॉडल प्राप्त होता है वो मॉडल ओएलएस की जो 10 एजम्पशंस होती हैं उनको फॉलो करता है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं दोस्तों, आई होप ये समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू इन सिचुएशन वेयर ओएलएस फेल। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, कि जब ओएलएस हेट्रो और ऑटो की प्रॉब्लम के अंदर आता है और ओएलएस फेल हो जाता है तो उस केस के अंदर जीएलएस का हम यूज़ कर सकते हैं, जीएलएस का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जीएलएस इज ओएलएस on the transformation variable that satisfy the standard least square assumptions। ये standard least square assumptions वही 10 assumptions होती हैं कि वेरिएंस, जो एरर का वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए, जो एरर है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। वो सारी assumptions जो ओएलएस है वो फॉलो करता है जब हम वेरिएबल्स का ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो वही बात बताई गई है कि जीएलएस ओएलएस बन जाता है, ओएलएस जीएलएस बन जाता है। एंड जीएलएस मेथड इज सुटेबल फॉर डीलिंग विद मल्टी प्रॉब्लम। जी नहीं दोस्तों, ये मल्टी की प्रॉब्लम को, मल्टी की जब प्रॉब्लम आती है, मल्टी की प्रॉब्लम का मीनिंग होता है जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बेसिकली कंजप्शन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसको इफेक्ट करने वाले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल इनकम हो गया और मेरी वेल्थ हो गई। इनकम जो मेरी पर्टिकुलर हर महीने जो पैसा आता है, और वेल्थ है जो मेरी संपत्ति है, वो सारा कुछ। तो अगर दोस्तों मेरी इनकम और मेरी वेल्थ एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है उनके पास वेल्थ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इनकम और वेल्थ एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। जब वो कोरिलेटेड हो जाती है तो उसको आप बोलते हैं दोस्तों मल्टी कोरिलेटरिटी। और इस केस के अंदर यह बताना मुश्किल हो जाता है कि इनकम हमारे कंजप्शन को कितना प्रभावित करती है और वेल्थ हमारे कंजप्शन को कितना प्रभावित करती है। तो हम अलग अलग नहीं बता सकते, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मल्टी कोरिलेटरिटी। तो आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, और वो वीडियो जरूर देखना भाई, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि मैं ये जो फ्री ऑनलाइन बैच है ना, जो मैंने
आपको सीट प्रोवाइड करवाई है हमारे ग्रुप के अंदर। आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर। जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है हिसार स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर मैंने पर्टिकुलर इस जो 35 क्लासेस हमारे होने वाली हैं उन सब की पर्टिकुलर डेट डाली हुई है कि किस डेट के अंदर कौन सी क्लासेस आएंगी। ओके। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, केवल मेरी इस क्लास को देखने से ये कोई गारंटी नहीं है। जो और टीचर्स बोलते होंगे कि आप ये क्लास देख लो इससे आपका हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका हो जाएगा। आपका तभी होगा जब आप अपनी खुद से मेहनत करोगे। मैं आपको केवल एक डायरेक्शन दे सकता हूँ लेकिन कोई चाबी नहीं लगा सकता। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर oil importing countries the increasing in oil price in 1970 and mid 2000 contribution to which of the following। ये कहते हैं कि 1970 के दशक में जब तेल के प्राइस बढ़ गए और जो इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर इंडिया तेल को इंपोर्ट करता है, तेल को आयात करता है, तो अगर हम आयात करेंगे और प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या हमारी टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगी दोस्तों? तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। प्राइस इन्फ्लेशन आएगी, ये बात भी सही है। और हमारी जो इकोनॉमी है वो कंस्ट्रेंट हो जाएगी, सीमित हो जाएगी, ये बात भी सही है। तो पहली लास्ट की 3 बातें सही हैं, ऊपर वाली बात सही नहीं है। सो दिस इज ए वेरी सिंपल थिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर है क्वेश्चन है। बेसिकली इंडियन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू TPR इज कैरी आउट एवरी 4 ईयर। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली इंडियन ट्रेड पॉलिसी आती 5 साल में है लेकिन उसका रिव्यू 4 साल में होता है। ठीक है, ये बात सही है। एंड WTO हैज़ ए मैकेनिज्म फॉर रेगुलर रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज। कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, जिसके आज 160 मेंबर हैं जो टोटल वर्ल्ड ट्रेड का 98% हिस्सा रखते हैं। एंड हर 2 साल में इसके अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। और अभी इसकी 7th डायरेक्टर जनरल जो बनी थी 1 मार्च 2021 को, पहली अफ्रीकन वुमेन थी, जो एक ब्लैक सी वुमेन है। आप उसकी फ़ोटो देख सकते हो, उसके ऊपर ये इनका बहुत सुंदर सा नाम लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हो। आई होप ये कम ही आएगा। एंड 31 अगस्त 2025 को उनका टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगला WTO का कौन बेसिकली डायरेक्टर जनरल बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बात आती है कि जो WTO रेगुलर बेसिकली ट्रेड पॉलिसीज़ को बेसिकली रिव्यू करता रहता है। जो भी उसके ट्रेड पार्टनर होते हैं उनको सजेशन देता है कि आपको किस प्रकार की ट्रेड पॉलिसी रखनी है। तो अभी तो हाल ही फिलहाल में जो भी ट्रम्प हमारे देश के ऊपर जो टैरिफ लगा रहा है उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो अगर आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इन सब बातों के अंदर भी इन्वॉल्व होना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी जब आप करंट इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे। ठीक है। एंड अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑन विच डेट द ईयर GST हैज़ बिकम इफेक्टिव। तो 1 जुलाई 2017 को। और ये भी करंट न्यूज़ में आजकल चल रहा है कि जब ट्रम्प ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया और जिससे कि जो हमारे एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। और लगभग जो US के साथ अगर हम बात करें ट्रेड की, तो हम US को ट्रेड के अंदर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है। तो US के साथ हम ट्रेड में सरप्लस में हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब ट्रम्प ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो गए हैं, जिसके कारण हमारा जो एक्स है वो कम हो गया है। जैसे हमारी जो इनकम होती है दोस्तों, दैट इज़ बेसिकली y इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये हमारी इनकम होती है। तो ट्रम्प ने हमारे इस एक्स को कमज़ोर करने का काम किया है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों, गवर्नमेंट GST 2.0 लेके आई है, जहां पर वो जो टैक्स रेट है 28% को 18 कर रहे हैं, 18 को 12 कर रहे हैं और कुछ 5 को 0 भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये डाटा हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। जैसे कि डेली यूजेस के जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर GST लगभग 5% से भी कम करने की बात कर रहे हैं। एंड इस प्रकार से ये सारी डाटा हमें दे रखा है। तो मोदी गवर्नमेंट अब क्या कर रही है दोस्तों, अगर ये एक्स कमज़ोर हुआ है तो यहाँ पर वो C को मजबूत करने का प्रयास कर रही है ताकि हमारी इकोनॉमी बैलेंस में रहे।
तो ये एक अच्छा स्टेप है। और जहाँ पर वो डोमेस्टिक जो हमारे प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक पावर को जनरेट कर कर उसको बढ़ाकर बेसिकली इकोनॉमी को बूस्ट करने का वो प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, उसके बाद दोस्तों, द वुल बर्डन ऑफ टैक्स विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर इफ। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है दोस्तों। मेरी जो पिछली क्लास थी इंसिडेंस का एक टॉपिक आया हुआ था, पब्लिक इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, और वहाँ पर मैंने आपको सिंपल भाषा में एक बात बताई थी। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, यदि आपको इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट आते हैं तो आप ऊपर वाली लाइन को पढ़कर इन 4 ऑप्शंस को कभी नहीं पढ़ोगे। आप केवल उस ऑप्शन को पढ़ने का प्रयास करोगे जो सही आंसर देता हो, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ये है कि 2 टाइप, यहाँ पर 2 बातें होती हैं। एक तो होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई। और इस बात को आप गांठ बांध लो भाई। डिमांड होती है कंज्यूमर की और सप्लाई होती है प्रोड्यूसर की। तो यहाँ पर बात आती है, इन्होंने पूछा है कि सरकार जब किसी भी गुड्स के ऊपर टैक्स लगाती है तो उसका बर्डन कंज्यूमर पर कब पड़ेगा, सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर पर कब पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, कि अगर जो बंदा, या जो चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा इलास्टिक होगा वो हमेशा ही फायदे में रहता है, और जो इन इलास्टिक होगा वो हमेशा घाटे में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो किसान हैं उनकी जो फसलें होती हैं वो इन इलास्टिक होती हैं, बिकॉज अगर मान लो सब्जियां वो अगर आज नहीं बेचेंगे तो कल को सड़ जाएंगी, तो उनको तो सप्लाई करनी ही करनी है, चाहे वो कोई भी प्राइस उन्हें मिलता हो। तो उस केस के अंदर उनकी सप्लाई इन इलास्टिक हो जाती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है दोस्तों, कि अगर हमारी जो डिमांड है, अगर हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, फुल्ली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, वो हॉरिजेंटल एक्सिस के एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल है, तब सारा का सारा जो बर्डन होगा टैक्स का वो प्रोड्यूसर के ऊपर होगा। और अगर हमारी डिमांड इन इलास्टिक है, वो वर्टिकल है, तो उस केस के अंदर सारा का सारा जो बर्डन होगा दोस्तों वो किसके ऊपर पड़ेगा, सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। अगर ये डिमांड है और ये सप्लाई है और गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दी है तो सप्लाई का ऊपर की तरफ जाएगा। और आप देख सकते हो कि डिमांड हमारी इलास्टिक है, तो सारा का सारा बर्डन कौन सहन करेगा दोस्तों, सप्लायर, जो कंज्यूमर है वो सहन करेगा। तो यहाँ पर हमें जो आंसर ढूंढना है कि द डिमांड फॉर कमोडिटीज परफेक्टली इलास्टिक होगी, तो ऐसा नहीं होगा, ये बात गलत है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटीज सेम एज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द कंज्यूमर, जी नहीं दोस्तों। द डिमांड फॉर कमोडिटीज इन इलास्टिक एंड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, जी हाँ दोस्तों। अगर ये केस है तो ऐसा हो सकता है। इस केस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारा डिमांड कराओ इस प्रकार का बनेगा, ये मेरी डिमांड बनेगी और ये मेरा सप्लाई बनेगा। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा, सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आया दोस्तों, कंज्यूमर के ऊपर आएगा। सिंपल सी बात है भाई। तो इस केस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, वूल बर्डन कंज्यूमर के ऊपर आएगा अगर कंज्यूमर की डिमांड इन इलास्टिक है और प्रोड्यूसर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। और अगर मान लो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये है डिमांड और ये है सप्लाई, और यहाँ पर अगर अब इस केस के अंदर अगर टैक्स बढ़ाया जाता है तो प्राइस बढ़ेंगे दोस्तों, सप्लाई ऐसे हो जाएगी। तो अब इस केस के अंदर ऊपर वाला पार्ट कंज्यूमर के ऊपर बर्डन है और नीचे वाला पार्ट सप्लायर के ऊपर बर्डन है। तो ये सिंपल से कंसेप्ट है, ओके। और उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट है बेसिकली मनी सप्लाई के ऊपर। द एलिमेंट गिवन बिलो आर सेम, द एलिमेंट गिवन बिलो आर सम ऑफ पार्ट ऑफ एम फॉर मनी सप्लाई इन इंडियन इकोनॉमी। कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो 4 पार्ट होते हैं, M1 मनी, M2 मनी, M3 मनी एंड M4 मनी, उसमें M4 मनी का कौन सा पार्ट है। तो हम इन सबको देख लेते हैं दोस्तों कि ब्रॉडर मनी M3, ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है कि ये पोस्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है, इंडियन पोस्ट ऑफिस का, जहाँ पर एक स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है एक प्रकार का, जहाँ पर 5 साल, यूजुअली 5 साल के लिए हम अपना पैसा वहाँ पर रखते हैं। एंड एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। एंड इसके ऊपर किसी भी प्रकार का बेसिकली
क्या होता है दोस्तों, कैन नॉट बी ट्रेडेड और ट्रांसफर्ड, किसी भी प्रकार का इसके ऊपर लीगल एक्शंस नहीं हो सकते हैं। अगर मान लो कोई लोग दिवालिया हो जाते हैं फिर भी सेफ रहता है। एंड वर्क लाइक फिक्स्ड इनकम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट प्रकार का होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। और मनी सप्लाई का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जो सर्कुलेशन में जो हमारी सप्लाई है, जो पैसा है, उसको अपन मनी सप्लाई बोलते हैं। इसलिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर मनी सप्लाई। ओके, अब बात आती है इन चारों ही प्रकार की मनी सप्लाई की। तो M1 इसको अपन नैरो मनी के नाम से बोलते हैं, जिसमें करेंसी विद पब्लिक, कि जनता के पास जो पैसा है, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी। उसके बाद इस डेफिनेशन को और ब्रॉडर किया जाता है, तो हम M1 के अंदर ऐड कर देते हैं, इन सब के अंदर ऐड कर देते हैं सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। और M3 के अंदर, जिसको आप ब्रॉडर मनी बोलते हैं दोस्तों, इसके अंदर भी हम M1 को ऐड करते हैं, M2 का कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखना, प्लस करते हैं टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। उसके बाद M4 के अंदर हम M3 को रखते हैं, जिसमें टाइम डिपॉजिट आ जाते हैं, M1 आ जाता है, एंड टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूड कर देते हैं हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड सिमिलर आइटम्स को। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बार बार आपके पेपर में पूछी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर तो भाई लाइट जा चुकी है, इस अंधेरे में भी आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते, लाइट आ जाएगी, आ गई। सो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, दैट इज बेसिकली ब्रॉडर मनी एंड ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ओके, सो A and B इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दैट इज बेसिकली विच अमंग द फ्लोइंग आर द मेन पिलर ऑफ बेसल थर्ड नॉर्म्स। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि बेसल नॉर्म्स हैं क्या। बेसल नॉर्म्स बेसिकली दोस्तों ये बनाए गए थे कि जब हमारे बैंक दिवालिया हो जाते हैं, तो जो जनता का पैसा है, जो जनता ने अपने बहुत विश्वास के साथ रखकर बैंक में अपना पैसा जमा करवाया है, वो अगर डूब गया तो जनता का बैंक से विश्वास उठ जाएगा। और अगर जनता का बैंक से विश्वास उठ गया तो लोग बैंकों पे भरोसा नहीं करेंगे और अपना पैसा वहाँ पर नहीं जमा करवाएंगे, तो जो पूरा का पूरा जो मनी मार्केट है वो गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे में उस विश्वास को बनाए रखने के लिए एक लोग जो गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव रखा कि कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा जो है बैंक को अपने पास रिजर्व रखना होगा, जिसको कैपिटल एडुक्वेंसी रेशियो का नाम दिया गया। लगभग 9% या 12% इसको रखने की बात चलती रहती है। तो जो इसी के अंदर हमें बेसल के जो 3 नॉर्म्स हैं, थर्ड नॉर्म्स आया बेसिकली, उसके पहले बेसल फर्स्ट आया था, उसके बाद 1997 में, उसके बाद 2015 में बेसल सेकंड आया, और उसके बाद बेसल थर्ड आया, और जहां पर कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो को 12% रखने की बात की गई थी। ओके, अब यहाँ पर जो बात आती है दोस्तों कि इसके 3 जो पिलर हैं, पहला जो पिलर है उसमें 3 कंपोनेंट हैं। कैपिटल, कि हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कैपिटल रखनी है। कैपिटल लॉस अब्जॉर्प्शन एट द पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटिलिटी, एंड इसके अलावा कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखने हैं। काउंटर साइकिल बफर हमें स्टोर कर रखने भी, बेसिक भी हमें किस प्रकार से कितनी कैपिटल रखनी है। रिस्क कवरेज इसके अंदर आ जाएगा, कंटेन लेवरेज रेशियो आ जाएगा। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट एंड सुपरविजन एंड मार्केट डिसिप्लिन, दीज आर द 3 पिलर। तो इनको हमें ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगा, सुपरविजन आएगा, रिव्यू प्रोसेस आएगा, मार्केट डिसिप्लिन आएगा। लेकिन मैक्सिमम रिटर्न ऑन कैपिटल की यहाँ पर बात नहीं आती, एक सिक्योर कैपिटल रखने की बात आती है। ठीक है, सो ये 3 पिलर हैं, 3 कंपोनेंट उसके अंदर आएंगे, बाकी चीज़ नहीं आएगी। आप इसको पढ़ सकते हो, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, काल्डोर मॉडल से, काल्डोर ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। सो काल्डोर जो ग्रोथ मॉडल है, जिसने बेसिकली दोस्तों सबसे पहला जो ग्रोथ मॉडल आया था, जिसका नाम था हेरल्ड डोमर का मॉडल, और हेरल्ड डोमर के मॉडल में बहुत सारी एजम्पशंस का यूज़ किया गया था। तो उसके बाद जितने भी मॉडल्स आए हैं, उन सभी मॉडल्स ने बेसिकली उन एजम्पशंस को तोड़कर ग्रोथ मॉडल को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। और उसी कड़ी में जो काल्डोर ग्रोथ मॉडल है,
उसने हैरर डोमर की यह एजम्पशंस को तोड़ा कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट होते हैं वो बेसिकली कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट रेट से चलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्डोर वो कांस्टेंट नहीं होते, वो बदलते रहते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, और इन दोनों ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, जिसके कारण इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल हैपन होते रहते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू कार्डोर मॉडल, कार्डोर मॉडल ने फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, तो यहाँ पर जो लेस एम्प्लॉयमेंट की एजम्पशंस इन्होंने लेके चली है वो गलत हो जाएगी। और इसके अलावा उनका मानना था कि जो टोटल जो इनकम होती है वो बेसिकली प्रॉफिट एंड वेज दोनों के अंदर डिवाइड होती हैं, चाहे वो इनकम कह लो या इसको आउटपुट कह लो, एंड जो लेबर होते हैं, जो जिनको वेज मिलती है, उनकी जो सेविंग होती है, जो मार्जिनल सेविंग होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू जो प्रॉफिट कमाने वाले जो एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है। उसके बाद टोटल सेविंग इंक्लूड सेविंग आउट ऑफ वेजेस एंड सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट, तो पहली बात सही हो जाएगी ए, और यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, कि जो सेविंग होती है दो लोग करते हैं, वेजेस जो वेज है वो भी सेव करते हैं और जो प्रॉफिटर हैं वो भी सेव करते हैं, ठीक है। एंड आउटपुट वेज और प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं। और लेकिन जो एमपीसी होती है, जो एमपीएस होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, वो जो प्रॉफिट रखने वाले होते हैं उनकी ज़्यादा होती है, जो और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, वो जो जिनको वेज मिलती है, जो लेबर होती है उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स आर एसोसिएटेड विद बैलेंस ग्रोथ डॉक्ट्रिन, बैलेंस ग्रोथ से कौन जुड़े हुए हैं? तो A.W. सिंगर ये नहीं आएगा इसके अंदर, एंड इसके अलावा नरकसी, डी ऑप्शन पक्का आएगा। एंड उसके बाद में नेल्सन या लुइस में से एक, तो नेल्सन एंड रैग्नर नरकसी आर द पार्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, सो द राइट आंसर इज सी एंड डी, ठीक है। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी का सिंपल फंडामेंटल कंसेप्ट था कि हमें हर एक सेक्टर के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना है, एंड इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बेसिकली बात रखी थी। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है आज का, वो क्वेश्चन है बेसिकली सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से, एंड इसमें इन तीन हमें स्टेटमेंट दे रखी है और पूछ रखा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट है IRR, ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है, शुड बी ग्रेटर देन सोशल डिस्काउंटिंग रेट। ओके, एंड भी मान लो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो प्रोजेक्ट की वैलिडिटी कब कंसिडर की जाती है। सेकंड है कि जब नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो, समझेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। एंड शैडो प्राइजेज आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट। सो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब हम इन तीनों ही कंसेप्ट को समझेंगे कि जब मार्केट पावर इन्वायरमेंटल गुड्स या गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट को प्राइस डिटरमाइन करने में फेल हो जाता है, तो उस केस के अंदर हम शैडो प्राइस के द्वारा उस गुड्स का, उस सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो शैडो प्राइजेस यूज़ किए जाते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर भी। एंड जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो बेसिकली दोस्तों बेनिफिट एंड कॉस्ट का, बेनिफिट और कॉस्ट, बेनिफिट में से अगर हम कॉस्ट को निकाल दें तो उसको आप बोलते हैं दोस्तों नेट प्रेजेंट वैल्यू की, किस प्रोजेक्ट से में नेट बेनिफिट कितना हुआ है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, IRR की, तो ये वो रेट होती है दोस्तों जो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू को इन लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जांपल हमने मान लो कोई प्रोजेक्ट, एक पुल बनाया है, उस पुल के ऊपर आज मान लो 100 करोड़ रुपए का खर्चा है दोस्तों, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का खर्चा है, और इसका जो बेनिफिट है आज ही तो पूरा नहीं होगा, इसका बेनिफिट हमें अगले 20 साल 30 साल मिलेगा। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा और उससे क्या कॉस्ट आएगी, उससे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो डिस्काउंटिंग रेट होता है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो कर देता है, इसका मतलब बेनिफिट और कॉस्ट को बराबर कर देता है, और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को इक्वल टू 1 कर देता है। तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बेनिफिट और कॉस्ट जब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो इसका रेशियो क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा, और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 0 आएगी। तो ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या करती है, किसी भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू को 0 कर देती है और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को 1 कर देती है।
अब हम अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों, तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है वो ग्रेटर देन नहीं होती, सोशल डिस्काउंटिंग रेट को ही आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी, सेकंड बात सही है और थर्ड बात भी सही है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड, कि जब कोई भी सोसाइटी डेवलप होती है तो उसका किस प्रकार से ग्रोथ होती है। तो जब भी कोई सोसाइटी दोस्तों ग्रोथ करती है तो स्टार्टिंग में बेसिकली क्या आता है कि वहाँ पर हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है। ओके, तो सबसे पहले बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद वहाँ पर बर्थ रेट तो हाई रहता है लेकिन डेथ रेट लो हो जाता है, तो फिर सी ऑप्शन आएगा। और थर्ड स्टेज के अंदर लोग बच्चे भी कम पैदा करते हैं और मरते भी कम है, तो बिकॉज हेल्थ कंडीशन अच्छी हो जाती है। तो बी, सी और ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिकली ये क्वेश्चन लिया गया है WTO के ऊपर भी, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू ग्रीन एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो WTO आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, और ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्सिडीज़ हैं। और WTO ने अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी कंट्रीज सब्सिडीज़ देती हैं एग्रीकलचर प्रोडक्ट्स के ऊपर या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर, उनकी एक रूपरेखा तैयार की गई है कि उनका मानना है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सब्सिडी देती है, तो मार्केट पावर सही ढंग से वर्क नहीं कर पाती हैं, जो कि ट्रेड के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर वो सब्सिडीज़ रखी गई हैं जो कि ट्रेड को हरास नहीं करती हैं, जो ट्रेड को इतना इफेक्ट नहीं करती हैं। और अंबर बॉक्स सब्सिडीज़ के अंदर उन सब्सिडीज़ को रखा गया है जो कि अलर्ट देती हैं, जिनको घटाना ज़रूरी होता है। और रेड बॉक्स कृषि में सीधे नहीं दी जाती, लेकिन ऊपर जाने मतलब इससे ऊपर अगर हम ज़्यादा सब्सिडी देते हैं तो उसके ऊपर बैन लग जाता है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी एक सीमा लगाकर सीमा के अंदर उसको देने का प्रयास किया जाता है। S&D स्पेशल छूट होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कुछ भी आप रेड बॉक्स या ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ दे सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है मैंने WTO की साइट से ही उठाया है, इसको आप स्टडी कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी सब्सिडीज़ होती हैं, कौन कौन से बॉक्स होते हैं। तो ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स। ओके, एंड अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज टू प्रोटेक्ट द फार्मर अगेंस्ट लॉसेज सफर बाय देम ड्यू टू क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ नेशनल क्लाइमेट्स। तो दोस्तों ये 2000 के आसपास आई हुई बेसिकली एक हमारी पॉलिसी थी, इंश्योरेंस स्कीम थी, जिसमें जो भी बाढ़ और ये जो भी अटैक वगैरह से, डिजास्टर से जो भी क्रॉप फेलियर हुआ था उसके ऊपर इंश्योरेंस दिया गया था। और चाहे वो लोनेबल फार्मर हो या नॉन लोनेबल फार्मर हो, और विदाउट एनी भी उनके पास वो छोटे किसान हो बड़े किसान हो, सबको बेसिकली इंश्योरेंस का फ़ायदा दिया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। और जिसकी आज नीड सबसे ज़्यादा पंजाब के किसानों को है, हरियाणा के किसानों को, हिमाचल प्रदेश के किसानों को है, बिकॉज बहुत बड़ा अटैक उनके ऊपर हुआ है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिकली ये क्वेश्चन लिया गया है, फिलिंग मैच करना है बेसिकली। तो यहाँ पर जो क्वासी रेंट है वो कंसेप्ट दिया गया है मार्शल के द्वारा। उसके बाद मोनोपोली पावर, आई थिंक इट शुड बी AP लर्नर, एंड प्लांट सेल्स कराओ चैम्बरलिन के द्वारा आ जाएगा। मोनोपोली पावर इट शुड बी AP लर्नर, एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग प्रेफरेंस, ये बेसिकली कंज्यूमर थ्योरी से लिया गया कंसेप्ट है, वो सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग प्रेफरेंस जो रिविल्ड प्रेफरेंस का कंसेप्ट है हमारा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल आते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट होता है जब आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठते हो। उसके बाद मार्जिनल रिवोल्यूशन जोन्स के द्वारा लाया गया था, जिन्होंने बताया था कि अगर किसी भी गुड्स के जो प्राइस है ना वो मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, ना कि टोटल यूटिलिटी के।
वाटर से टोटल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन मार्जिनल बहुत कम मिलती है। एक गिलास पानी पीने से ही प्यास बुझ जाती है, इसलिए पानी का रेट कम होता है और डायमंड का रेट ज़्यादा होता है। ISLM बेसिकली J.R. हिक्स के द्वारा दिया गया था। मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर मॉडल सैमुअल्सन के द्वारा, और रियल बिजनेस साइकिल्स रॉबर्ट बारो के द्वारा दिया गया था, जो कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट है दोस्तों डिकी फुलर टेस्ट। बेसिकली ग्लेजर टेस्ट यूज़ किया जाता है हेट्रो के लिए, और इसके अंदर जो टेस्ट सारे यूज़ किए जाते हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है कि जो कार्ल पियर्सन ग्लेजर का स्पीरमैन भी एक टेस्ट है जो कि हेट्रो के लिए यूज़ किया जाता है, कि स्पीरमैन ग्लेजर गोल्ड का ग्लेजर पहनकर पार्क गया। स्पीरमैन टेस्ट है, गोल्ड टेस्ट है और पार्क टेस्ट है। तो ये टेस्ट इसके अंदर यूज़ होते हैं, आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो। उसके बाद में जो ग्लेजर टेस्ट है वो कोजल्टी के लिए यूज़ किया जाता है। बॉक्स जैनकी टेस्ट बेसिकली फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है टाइम सीरीज़ के अंदर। और डिकी फुलर टेस्ट सीरीज़ को स्टेशनरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों मैथमेटिकल है ये बेसिकली। तो यहाँ पर जो स्लस्की कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है हमारा, स्लस्की का जो कंसेप्ट है जिसने सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का कंसेप्ट दिया है। और स्लस्की का जो जिस तरीके से इन्होंने प्राइस और इनकम और सब्स्टिट्यूशन को अलग किया है, तो वहाँ पर बेसिकली परचेजिंग पावर को कांस्टेंट रखकर अपने कंसेप्ट को देता है और 3 आइसिस को यूज़ करता है। एंड उसके बाद में एरो ने बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट दिया है, डेंटेजी ने यहाँ पर कंसेप्ट दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग का, लियोनटिफ ने इनपुट आउटपुट मॉडल का, और एरो ने CS प्रोडक्शन फंक्शन, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा एरो के अलावा यहाँ पर एरो, मिन्हांस और चैनरी आल्सो द प्रोपाउंडर ऑफ CS प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, जहाँ पर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, हेजिंग किसे कहते हैं, आर्बिट्रेज किसे कहते हैं और स्पेस पॉइंट किसे कहते हैं, उनकी डेफिनेशंस बेसिकली हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश किसी में पढ़ सकते हो। मेन मुद्दा होता है दोस्तों आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ए डिवाइस ऑफ कवरिंग एक्सचेंज रिस्क अगेंस्ट द प्राइस राइज ऑफ फॉरेन करेंसी। एक विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि के बदले में विनिमय को जोखिम को कवर करने की विधि को आप क्या कहते हैं। दोबारा से बताता हूं दोस्तों कि अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो ये एक रिस्क है। इस रिस्क से बचने के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो दैट इज बेसिकली हेजिंग। हेजिंग यही तो काम करता है। अगला है ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर करेंसी एट सम फिक्स्ड रेट इन फ्यूचर एट ए प्राइस एग्रीड अपॉन नाउ। तो दैट इज बेसिकली फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है कि हम समझौता आज कर लेते हैं कि हम फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, लेकिन उसकी जो एक्सचेंज रेट है वो आज डिसाइड होती है। दैट इज बेसिकली फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। एक कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज वो बाद में होगा। कॉन्ट्रैक्ट आज कर लेते हैं लेकिन माल हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, अगला है द मोमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन टू लिमिट्स सेट बाय द कॉस्ट ऑफ मूविंग गोल्ड फ्रॉम कंट्री टू अनदर कंट्रीज। कि मान लो दोस्तों कि मान लो जो करेंसी और डॉलर का जो रेट है, मान लो $1 के बराबर 1 ग्राम सोना आता है, लेकिन उस सोने को इंडिया से भारत पहुंचाने में मान लो 0.5 डॉलर की कॉस्ट आती है। तो जब इंडिया में वो डॉलर आएगा, इंडिया में जो सोना आएगा उसकी जो रेट होगी वो $1.5 हो जाएगी। दैट इज बेसिकली लिमिट। ओके, इस बात को बताने का जो प्रयास है वो बेसिकली स्पेस पॉइंट के द्वारा किया जाता है कि जो इन दोनों लिमिट के अंदर ही जो है एक्सचेंज रेट डिसाइड की जाएगी, इससे ऊपर या नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, द मोमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन टू लिमिट्स सेट बाय द कॉस्ट ऑफ मूविंग गोल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अगला है ए मैकेनिज्म विच मेक्स टू मार्केट्स दैट आर फिजिकली सेपरेट ए सिंगल मार्केट इन इकोनॉमिक सेंस।
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक ऐसा तंत्र जो उन दो बाजारों को आर्थिक अर्थ में एक एकल बाजार बनाता है जो भौतिक रूप से अलग है। कि मान लो दो मार्केट हैं, एक मार्केट है इंडिया की, एक मार्केट है यूएसए की। और यूएसए के अंदर जो डॉलर और रुपीज़ का एक्सचेंज रेट चल रहा है, मान लो एक डॉलर वहाँ पर 80 रुपये के बराबर है। लेकिन इंडिया के अंदर $1 बराबर है दोस्तों 70 रुपये की। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि जो डॉलर है वो बेसिकली यूएसए के अंदर तो एक्सचेंज रेट महंगी है और बेसिकली इंडिया के अंदर डॉलर सस्ता मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो बहुत समझदार लोग क्या करेंगे, वो इंडिया से डॉलर लेंगे और यूएसए में भेज देंगे, बिकॉज वहाँ पर उनको मुनाफा मिलेगा 10 रुपये का। बिकॉज वहाँ पर इंडिया में तो 70 रुपये में $1 मिल रहा है, वहाँ पर 80 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ से डॉलर लेकर हम वहाँ दे देंगे। तो वहाँ पर यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी और वहाँ पर सप्लाई जाएगी। इस प्रकार से तो जो रेट है वो बराबर हो जाएंगे दोनों। तो यूएसए और एक टाइम के बाद यूएसए और इंडिया दोनों के अंदर ही सेम जो है बेसिकली एक्सचेंज रेट आ जाएगी। तो दैट इज बेसिकली आर्बिट्रेज, यही आर्बिट्रेज का काम होता है। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हमारा कंसेप्ट है दोस्तों बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर से बेसिकली बजट के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। तो उसके लिए हम ये डायग्राम आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों कि गवर्नमेंट के दो बजट होते हैं, एक तो रिवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। रिवेन्यू बजट के फिर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट्स का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं दोस्तों रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट। ओके, उसके बाद रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर जो सरकार को पैसा आता कहाँ से, तो टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स जो 5 प्रकार के होते हैं, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गई। एंड जो नॉन टैक्स रिवेन्यू है उसके अंदर आता है इंटरेस्ट रिसिप्ट्स। भी सरकार ने अगर किसी को 100 रुपये दे रखे हैं उसके ऊपर जो ब्याज आता है वो इसके अंदर आएगा। एंड सरकार के ऊपर जो भी लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, डिविडेंड्स होता है, फीस होती हैं, चालान वगैरह होते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में सरकार का जो खर्चा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हैं ये टर्म्स पहले यूज़ की जाती थी, लेकिन अभी ये जो टर्म्स हैं 2018 के बाद ये टर्म्स यूज़ नहीं की जाती हैं हमारे बजट के अंदर। और यहाँ पर जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर आता है इंटरेस्ट पेमेंट। भी सरकार ने किसी से लोन ले रखा है तो उसका जो ब्याज है वो इस बजट से चुकाया जाता है। डिफेंस के ऊपर खर्चा है, एंड सब्सिडीज़ हैं, सैलरीज़ हैं, पेंशन्स हैं। इसके अंदर वो सारा का सारा खर्चा आता है जिससे कि इकोनॉमी के अंदर किसी भी प्रकार का डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, पूंजी का निर्माण नहीं होता है, फर्दर हम ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। ठीक है, भी मान लो सैलरीज दे दी, पेंशन दे दिया, सब्सिडी दे दी, इंटरेस्ट पेमेंट, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट वे में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उसकी डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल बजट होता है। कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स आते हैं एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर दोस्तों 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है रिकवरी ऑफ लोन, भी सरकार ने किसी से पैसा लिया वो रिकवरी हो गई तो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आएगा। सरकार ने अपनी संपत्तियां बेच दी, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, तो वो इसके अंदर आएगा। और सबसे बड़ा जो पार्ट आता है कि सरकार जो मार्केट से लोन लेती है, जो सरकार विदेशों से लोन लेती है, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर रखा जाता है। और ये लोन ही हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है। ये लोन ही हमारा क्या होता है दोस्तों, फिजिकल डेफिसिट होता है। तो अब मान लो सरकार ने 18 लाख करोड़ का लोन लिया। आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि मान लो सरकार का जो खर्चा है ना दोस्तों, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है मान लो 30 करोड़ रुपए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है मान लो 20 करोड़ रुपए, टोटल कितना होगा दोस्तों 50। तो सरकार को 50 करोड़ रुपए चाहिए, 50,000 करोड़ है, 50 लाख करोड़। यहाँ से सरकार को मिलता है दोस्तों, हम मान लेते हैं 25 करोड़। ठीक है, तो सरकार बाकी बचा हुआ कहाँ से लेके आएगी, बाकी बचा हुआ जो 25 करोड़ है वो यहाँ से लेके आएगी। अब इसमें से मान लेते हैं कि सरकार 20 करोड़ का लोन लेती है। ये 20 करोड़ क्या हो गए दोस्तों, सरकार 20 करोड़ का तो सरकार ने लोन ले लिया और बाकी के 5 करोड़ इन्होंने रिकवरी ऑफ लोन से आ गए और डिसइन्वेस्टमेंट से आ गई, और 20 करोड़ रुपए लोन से आ गए।
तो इस प्रकार से रिवेन्यू रिसिप्ट से 25 करोड़ रुपए आ गए। 25 करोड़ रुपए इन्होंने कैपिटल रिसिप्ट से ले लिए, जिसमें से 20 करोड़ इन्होंने लोन ले लिया, 5 करोड़ रिकवरी ऑफ लोन हो गया और डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार का सिस्टम चलता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो 20 करोड़ रुपए हैं वो उसको आप बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि सरकार जो है ना इन 20 करोड़ रुपए में से दोस्तों 12 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पेमेंट पे देते हैं। मतलब कि सरकार ने पहले से कोई लोन ले रखा है तो उसको चुकाना पड़ेगा, तो वो 12 करोड़ रुपए हो गया। अब इसका मतलब बाकी बच गया 8 लाख करोड़। तो 8 लाख करोड़ सरकार ने इस बार इसलिए लोन लिया ताकि उसका जो अदर जो एक्सपेंडिचर है, जो डिफेंस के ऊपर है, सैलरीज के ऊपर है, इन सब के ऊपर है, उस खर्चे को चलाने के लिए सरकार ने और 8 लाख करोड़ और लिया। उस 8 लाख करोड़ को बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी डेफिसिट। तो वो कैसे निकलेगा कि फिस्कल डेफिसिट में से अपन किसको एक्सक्लूड कर दिया? इंटरेस्ट पेमेंट को। तो हमारा आता है दोस्तों प्राइमरी डेफिसिट, जो इस साल का हमारा ताजा हमारा लोन ले रखा है उसका आप बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। सो दीज आर द डेफिनेशन। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स। तो ये हमारी बजट डेफिसिट की डेफिनेशन हो जाएगी, जिसको आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं हमारी बजट के अंदर भी। जो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स का जो एक्सेस हो जाता है उसको आप टोटल बजट डेफिसिट कहते हैं। एंड उसके बाद एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दैट इज बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट, जो हमने बता दिया। उसके बाद एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरिंग्स। बोरिंग्स को इसमें से हटा दिया दोस्तों। तो यहाँ पर बोरिंग्स को अगर हम आप हटा देंगे कि ये 30,000 करोड़ और ये 50, टोटल कितना हो गया दोस्तों? 50 और 25 ये था, माइनस कर देंगे इसमें से 25 और माइनस कर देंगे ये 5 जो हमने डिस इन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन था। तो कितना बच गया दोस्तों? 25 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए, तो 20 करोड़ रुपए क्या है? हमारा फिस्कल डेफिसिट है। और यही बात यहाँ पर इन्होंने बता रखी है कि एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर का हमारा एक्सेस हो जाना ओवर टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट क्या थी? टोटल रिसिप्ट थी 25 करोड़ रुपए वहाँ से और 25 वहाँ से, लेकिन हमने जो लोन है उसको हमने माइनस कर देना है। तो यह हो जाएगा हमारा फिस्कल डेफिसिट। और उसके बाद एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरिंग्स एंड लेस इंटरेस्ट पेमेंट, सो दैट इज बेसिकली अवर प्राइमरी डेफिसिट दोस्तों। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हमें मैच करने हैं। तो ट्रेजरी बिल पार्ट होता है गवर्नमेंट का, जिसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है, फिक्स इंटरेस्ट देती है लोगों को। कमर्शियल बिल पार्ट द प्राइवेट कंपनीज, रेपो रेट पार्ट द आरबीआई, और एसडीआर इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का, जो जिसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। एंड उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हेड काउंट रेशियो, जिसको आप बोलते हैं किससे संबंध रखता है? हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है दोस्तों कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर मान लो पॉवर्टी लाइन से ऊपर नीचे कितने लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। ठीक है, तो ये किसको बताता है? गरीबी के परिणाम को बताता है, उसकी गहनता को बताता है, या फिर उसके डेप्रीवेशन के रूप में गरीबी को बताता है, और गरीबी की या फिर प्रचंडता को बताता है। किसको बताता है? तो जो हेड काउंट रेशियो है दोस्तों केवल और केवल उसकी एक्सेंट को बताता है कि गरीबी कितनी फैली हुई है। और उसके बाद जो पॉवर्टी गैप है वो उसकी डेप्थ को बताता है, गरीबी की गहनता को बताता है कि हमें कितने पैसे की नीड है जिससे कि ये जो गरीब लोग हैं उसको आप ऊपर उठा सकते हैं, गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। कि मान लो गरीबी रेखा है 125 और देश के अंदर 2 लोग रहते हैं, एक की इनकम है 100 रुपये और एक की इनकम है 120 रुपये। तो हमें टोटल 5 रुपये इसको लगेंगे और 25 रुपये इसको लगेंगे, तो टोटल 30 रुपये लगेंगे लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए। सो दैट इज़ बेसिकली पॉवर्टी गैप, जिसको डेप्थ ऑफ पॉवर्टी बताती है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ पॉवर्टी गैप क्या बताएगा दोस्तों? पॉवर्टी की डेप्रीवेशन बताएगा, वंचन के रूप में गरीबी या गरीबी की प्रचंडता। तो गरीबी की जो प्रचंडता है वो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताएगा, और डेप्रीवेशन बेसिकली पॉवर्टी स्क्वायर पॉवर्टी गैप के द्वारा बताया जाता है। ओके, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों रोनाल्ड कोच, कैनन, फ्रैंक नेस्टिन एंड बर्टन के द्वारा क्या क्या चीज़ें दी गई थी। तो यहाँ पर
जो कैनन है उसने ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद बर्टन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया होगा, एंड नेस्टीन ने यहाँ पर दिया है बेसिकली दोस्तों डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और रोनाल्ड कोन्स ने दिया है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो जीरो होनी चाहिए, जो बेसिकली वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के लिए जो बेसिकली वो कंसेप्ट देता है अपना रोनाल्ड कोच, तो जहाँ पर बताता है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो जीरो होनी चाहिए जब भी किसी भी प्राइवेट सॉल्यूशन देता है वो बेसिकली नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को सोल्व करने के लिए। और उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट है दोस्तों जो कपार्टा है, काउंसलिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, वो बेसिकली रूरल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, इसको आप पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कंसेप्ट आएगा। उसके बाद में दोस्तों जो एन ए, अगला हमारा कंसेप्ट है बेसिकली नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर मार्केट से जुड़ा हुआ, और एगमार्का बेसिकली क्वालिटी गारंटी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। ओके, तो एगमार्का आएगा क्वालिटी गारंटी, और जो NAFED जो हमारे फुल फॉर्म है जिसकी नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन कॉपरेशन ऑफ मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली एग्रीकल्चर मार्केट से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। उसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट आता है दोस्तों, ये कंजप्शन की थ्योरीज हैं, कंज्यूमर थ्योरीज हैं बेसिकली। तो सबसे पहली जो थ्योरी आई है दोस्तों, कार्डिनल थ्योरी आई है, मार्शल के द्वारा दी गई है, जो रैंक के अंदर हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। उसके बाद JR हिक्स एंड RG डे एलन के द्वारा इंडिफरेंस कर्व थ्योरी या ऑर्डिनल थ्योरी दी गई है। देन रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के ऊपर बिलीव करते हैं, जहाँ पर चॉइस पहले आती है और प्रेफरेंस बाद में आती है, तो रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है। उसके बाद में लीनियर एक्सपेंडिचर थ्योरी बेसिकली स्टोन के द्वारा दी गई है। तो ये कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया। जी हाँ, बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी हमारे देश में देखने को हमें मिलती है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बेसिकली की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो की नियर जा चुकी है। ये तो ये दोनों ही बातें एक दूसरे को इक्वल मानती हैं, बिकॉज जब लेबर्स एग्रीकल्चर के अंदर जो लेबर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नियर अबाउट जीरो हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर छिपी बेरोजगारी है। अगर कुछ लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाए तब भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। और इसके ऊपर फाई रेनिस ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं कि किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है पार्टीज टू डिस्प्यूट ओवर property rights will be able to negotiate an economical optimal solutions, कि मान लो संपत्ति के अधिकारों पे किसी भी प्रकार का विवाद है तो उसका इष्टतम बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है अगर देर इज़ एन एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट, एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो। और ये थ्योरी कहाँ से रिलेट करती है दोस्तों, ये वही थ्योरी है जिसकी मैंने बात की थी, क्योज थ्योरम, जहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है, मार्केट होती है, जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, पार्टीज कम होती हैं जिसके बीच में डिस्प्यूट हुआ हो। अगर ये चीज़ें होती हों तो हम किसी भी प्रकार का जो डिस्प्यूट हुआ है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंक्लूसिव ग्रोथ इज मस्ट फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, कि समावेशी विकास होना चाहिए भारत जैसी कंट्रीज़ का। ये बात सही है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड इसका रीज़न इन्होंने दिया कि भारत एक ओपन इकोनॉमी है और सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल सेक्टर इसको इफेक्ट करता है, तो इसके लिए क्या इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए दोस्तों। तो इसका कोई रीज़न हमें समझ में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली आपको कमेंट करना है कि इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर कितना है, इसका मतलब एक्सपोर्ट, एक्सटर्नल सेक्टर को कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट डिवाइड कर देंगे उसको हमारी GDP से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो कंट्री है वो कितना हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो इसको कमेंट करना भाई, मैं देखूंगा कि आप कितना पार्टिसिपेट करते हो मेरी क्लास के अंदर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है CS प्रोडक्शन फंक्शन कवर लार्ज क्लास ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। CS प्रोडक्शन फंक्शन जिसको कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको एरो मिनहास और चेनरी के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का, दैट इज़ बेसिकली 1/1 + रो के नाम से इसको जानते हैं।
और इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जो क्वेश्चन था कि मेरी जो आप ईपीजी पाठशाला के अंदर भी उसको देख सकते हो, बाकी मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। उसके अंदर तीनों ही कंसेप्ट दिए गए हैं, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन और एक और प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो तीनों ही प्रोडक्शन फंक्शन का डिटेल से बातें बताई गई हैं, किस प्रकार से वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही बातें बेसिकली सही हो जाएंगी यहाँ पर, कि एक लार्ज क्लास को डिनोट करता है बिकॉज ये कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन को लेकर चलता है। तो आपको डिटेल्स में वहाँ पर आपको इसको जानने का मिलेगा कि इसके अंदर बेसिक एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्या इसके अंदर बातें बताई गई हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्लासिकल मॉडल से है कि क्लासिकल मानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, कि क्लासिकल मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड इज रिगार्डेड एज ऑटोनोमस ऑफ चेंज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जी नहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। क्लासिकल तो मानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी इनकम के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है। भाई इकोनॉमी के अंदर अगर ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, ज़्यादा लोगों की इनकम होती है, तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। एंड इफ़ इट इज़ ए वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी विच ब्रिंग्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल मॉडल। ये बात बिल्कुल सही है कि वेज प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर मान लो इकोनॉमी के अंदर किसी भी प्रकार की शोक आता है तो अपने आप वो चीज़ें सही हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब 1929 में जब महामंदी आई तब ये क्लासिकल मॉडल फेल हो गया था, और उसके बाद केंज का मॉडल आता है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में स्टार्ट होती है और केंज अपना मॉडल देता है कि जब मंदी की सिचुएशन होती हो, डेप्रिसिएशन होता हो, तब ये मार्केट काम नहीं करती, बिकॉज मार्केट के अंदर से लालच चला जाता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का बिकॉज वहाँ पर कंजप्शन कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो प्राइवेट प्लेयर को कोई इंसेंटिव नहीं होता कि वो इन्वेस्टमेंट करें। रियल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो बढ़ जाती है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है। तो इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, उसको बेसिकली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि लोगों की पास इनकम जाएगी, वो डिमांड करेंगे, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तब बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है, केंजियन मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको आप पढ़ते हो। तो उससे पहले बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। तो यहाँ पर ए फॉल्स हो जाएगा और आर राइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला हमारा कंसेप्ट है अरेंज द फ्लोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को भी कमेंट कीजिए, बताइए कि सबसे पहले क्या आया था। एक्सिम बैंक पहले आया था, फेमा, नरसिम्हा कमेटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, आपके लिए एक होमवर्क है, या फिर आप इसको कमेंट कीजिए कि तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, फेमा, एक्सिम बैंक, नरसिम्हा कमेटी कब आई, तो ये आपको कमेंट करना है, इसकी डेट लिखनी है, कब कौन सा बैंक आता है, कौन सी चीज़ें कब आई हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, देखता हूँ आप कितना करते हो, और आपका जो डेडिकेशन है वो मुझे मोटिवेशन देगा और भी अच्छा काम करने के लिए। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दीज हैपेंड। तो इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर डिनोट किया गया है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, रियो अर्थ समिट एंड बर्टन कमीशन एंड क्योटो प्रोटोकॉल। इसकी डेट को मैंने मेंशन किया था। बेसिकली बर्टन कमीशन सबसे पहले आया था, एंड क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट 2015 के अंदर आया है। रियो अर्थ समिट बेसिकली हमारा 1992 के अंदर आया है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया है, एंड बर्टन कमीशन 1987 के अंदर आया है। तो सबसे हमें इसको बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है, तो सबसे पहले सी आएगा, तो यहाँ पर सी, उसके बाद बी रियो समिट, अर्थ समिट, उसके बाद में डी आएगा क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आएगा। ओके, उसके बाद में अरेंज द फ्लोइंग बुक्स। तो दास कैपिटल बेसिकली कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी, वैल्यू एंड कैपिटल जी.आर. हिक्स के द्वारा, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल बेसिकली रॉबिन्सन के द्वारा दी गई थी, और कैपिटल एंड ग्रोथ बेसिकली जी.आर. हिक्स के द्वारा दी गई। तो इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है ये जो बैंकिंग रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, एसएलआर, एम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इनकी क्रोनोलॉजिकल हमें ऑर्डर बताना है। तो सबसे जो छोटा होता है दोस्तों बेसिकली रिजर्व रेपो रेट होता है,
और यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों असेंडिंग रेट से, कहीं पर डिसेंडिंग रेट भी पूछ सकते हैं। तो असेंडिंग रेट का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा आएगा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो रिजर्व रेपो रेट सबसे छोटी होती है, उसके बाद आती है रेपो रेट, फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और फिर एसएलआर आता है, जो कि लगभग 18% गवर्नमेंट रखती है कि बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का 18% अपने पास एज एन कैश रखना होगा, ताकि जनता का विश्वास बेसिकली बना रहे बैंकों के ऊपर। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अरेंज द फ्लोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका याद रखने का सिंपल तरीका है दोस्तों कि इंडिया के अंदर सबसे पहले टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी आई थी, माथुर कमेटी आई थी। उसके बाद इंडिया के अंदर डायरेक्ट टैक्स आए हैं, वांचो कमेटी। उसके बाद इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स आए हैं, जहा कमेटी। और उसके बाद टैक्स रिफॉर्म कमेटी, चैलिया कमेटी आई है। ठीक है, तो इसका सबसे सी आएगा, सी एंड डी, सी एंड डी एंड ए। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स, सॉरी सबसे पहले टैक्स इंक्वायरी कमेटी, फिर डायरेक्ट टैक्स, फिर इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर टैक्स रिफॉर्म कमेटी, जो बेसिकली चेल्ला कमेटी थी। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही इसको रखना है। थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली दी गई थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी दी गई थी हेबलर के द्वारा। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कंपैरेटिव एडवांटेज रिकार्डो के द्वारा, उसके बाद फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन सैमुअल्सन के द्वारा, और एब्सोल्यूट एडवांटेज बेसिकली एडम स्मिथ के द्वारा। तो सबसे पहले आएगा एडम स्मिथ, देन रिकार्डो, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम आई थी, जो कि हेक्चर होलिंग थ्योरी के बाद आई थी बेसिकली। ठीक है, तो इसको आप लगा सकते हो। एंड विच इज द फ्लोइंग ऑर्डर ऑफ इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूटिंग इनपुट आउटपुट एनालिसिस। क्रोनोलॉजिकल इसको ऑर्डर में डाटा लगाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चनर आएगा, उसके बाद कार्ल मार्क्स आएगा, फिर लियोन्टिफ और हॉकिंग साइमन कंडीशन आएगा। मैथमेटिक्स के ऊपर दोस्तों मैं पूरा डेडिकेशन के साथ आपकी एक रिवीजन क्लास लूँगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें हैं जो हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस होती रहे, चीज़ें हमारे दिमाग से निकलती रहें। वो सर जो डाटा था दोस्तों मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। बर्टेंट कमीशन 1987, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा, रियो समिट 1992 में आई थी, रियो दो जनवरी में ये समिट हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली जापान में हुआ था 1997 में, और 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर हायक, फीसर, जोर्गेनसन एंड मोरकोविच थ्योरीज। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी दोस्तों, फीसर थ्योरी आई थी इन्वेस्टमेंट की, फीसर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बी ऑप्शन पहले आएगा, तो यहीं पर हम लगा सकते हैं। उसके बाद हायक थ्योरी आई थी, देन मार्कोविच थ्योरी, और लास्ट में आई थी दोस्तों जोर्गेनसन थ्योरी आई थी इन्वेस्टमेंट की। तो आप डेट मत याद रखो, आप ऑर्डर ध्यान में रख लो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर ए सर्टेन गुड्स द एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर डिक्रीज। उनका एक्सपेंडिचर वो डिक्रीज हो रहा है। फॉर सच गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई। जी नहीं दोस्तों, इनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई नहीं होगी, वो लो हो जाएगी बेसिकली। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज बेसिकली ए होगा, और इसका रीज़न आपको बेसिकली कमेंट में बताना है कि क्यों होगा भाई। ओके, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है भाई। एंड आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, और मैं आपके लिए दिलो जान से शिद्दत से मेहनत करूँगा ताकि आपका टारगेट अचीव हो पाए। एंड थैंक यू सो मच अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आप आए हो तो मैं आपको प्रोडक्टिव बनाकर ही भेजूँगा भाई। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। और इसका आंसर इसमें देना है भाई कमेंट में, ठीक है। और कुछ और सजेशन हो आपकी तरफ से तो वो भी आप डाल सकते हो।